लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। देखो, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान के बारे में जानकारी करेंगे। तो भारत का तो कितना था और राजस्थान का कितना था। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। देखो, भारत का जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना में था वो था 940। क्या था? 940 था, जिसमें सर्वाधिक जो था केरल और सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा। सबसे अधिक किसका था? केरल का था और सबसे कम हरियाणा का। केरल का कितना था? केरल का लिंगानुपात 1084 और हरियाणा का 877। ये तो साहब हो गया हमारे, किसका हो गया? भारत का। अब बारी आती है राजस्थान का। तो देखो, राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 926 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो था सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर और राजसमंद। सर्वाधिक डूंगरपुर और राजसमंद हो रहा था। डूंगरपुर और राजसमंद। डूंगरपुर का था 990 और राजसमंद का था 988। ठीक है। और सबसे कम जो था, सबसे कम था वो था धौलपुर जिले का। किसका? धौलपुर जिले का 845। ठीक है साहब, इसको उतारो साहब।
लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 था। सर्वाधिक केरल राज्य का था 1084। 1000 पुरुषों पर केरल में महिलाओं की संख्या 1084 है। ठीक है, 2011 की जनगणना में। और सबसे कम हरियाणा का था 877, अर्थात हरियाणा में महिलाएं कम हैं, लड़कियां कम हैं। राजस्थान का जो नंबर आ रहा था तो 2011 की जनगणना में राजस्थान में 926 था लिंगानुपात और सर्वाधिक था डूंगरपुर का 990। इससे थोड़ा सा कम राजसमंद का था 988 और सबसे कम था वो था धौलपुर का, और धौलपुर का कितना था 843। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा साहब, अब आगे देखो यहाँ से। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब यहाँ से आगे नगरीकरण। नगरीकरण 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 ये नगरीकरण क्या है भाई, इसको देखेंगे हम। नगरीकरण क्या है, इसकी परिभाषा लिखो। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना नगरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नगरीकरण। देखो, गांव से लोग पलायन करने का मतलब होता है गांव को छोड़ करके और शहर में जाकर के बस जाते हैं, किसी नगर में जाकर के बस जाते हैं, किसी कस्बे में जाकर के बस जाते हैं। तो किसी स्थान से जाकर के और दूसरी जगह जाकर बस जाना, वो कहलाता है पलायन। क्या कहलाता है? पलायन। तो देखो, हमारे भारत देश में अधिकांशतः लोग गांव में निवास करते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशु पालते हैं। सब कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं और पशु पालते हैं, खेती करते हैं गांव में। लेकिन अब हम विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि गांव में लोगों के पास काम धंधा नहीं रहा है। खेती बाड़ी, जो पहले खेत बड़े बड़े थे, विस्तृत खेत थे, संयुक्त परिवार थी, प्रथा थी, अब एकल परिवार हो गए, छोटे परिवार हो गए, खेत छोटे छोटे हो गए, विभाजन कर दिया खेतों का। जब खेतों का विभाजन कर दिया, खेत छोटे छोटे हो गए हैं, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है पर्याप्त। रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनको शिक्षा भी नहीं मिल रही है, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक नहीं है,
उनको पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं है भोजन बनाने के लिए, बिजली की व्यवस्था नहीं है उनके पास, सड़कें नहीं है उनके पास जिससे कि वो कोई अपना कारोबार इस तरीका से कर सकेंगे। गांव में तो निर्माण कर ले, बाहर जा कर के बेच दें, कोई मामला ही उनके पास ऐसा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ, नगरों की तरफ और कस्बों की तरफ लोग बाग अपने घर मकान दुकान को बेच करके चले आते हैं। किधर चले आते हैं? गांव से शहर की तरफ, नगरों की तरफ, कस्बों की तरफ चले आते हैं और वहां आकर के बस जाते हैं। किसकी वजह से आते हैं वो? किसकी वजह से आते हैं? रोजगार का अभाव है, गांव में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, ठीक है, शुद्ध जल नहीं है पीने के लिए, अनेक उनकी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आकर के कस्बों में बस जाते हैं, नगरों में बस जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं। इससे क्या हुआ है कि पहले जो नगरों का आकार था, किसी एक कस्बे में 5,000 लोग रहते थे, अब बाहर से लोग आने लग गए तो नगरों का और जो तुम्हारा ये कस्बे थे उनका आकार बढ़ गया। अब वहां बाहर से 15,000 आदमी और आकर के रहने लग गए, तो अब 20,000 आदमी हो गए। 20,000 आदमी जब हो जाएंगे तो बताओ, ये जो कस्बे थे हमारे, ये अपने जो कस्बे थे, जो शहर थे, वो नगर थे, जिनका आकार बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? पहले तो इतना ही बड़ा कस्बा था, इतना ही बड़ा नगर था पहले तो। अब देखो यहाँ भी प्लॉट बन गई, यहाँ भी प्लॉट लेकर के लोगों ने मकान बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी प्लॉट कटने लग गई, यहाँ भी कटने लग गई। तो बताओ, शहरों का आकार बड़ा हो गया का नहीं हो गया? कस्बे का आकार बड़ा हो गया का नहीं हो गया? और गांव से लोग पलायन करके शहरों की तरफ जब आएंगे तो देखो समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्या समस्याएं बढ़ जाएंगी? जब नगरों का आकार बढ़ जाएगा, नगरों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो समस्या आएगी वो आएगी सबसे पहले पर्यावरण की समस्या। शहरीकरण से कौन सी समस्या हो गई है? पर्यावरण की समस्या। देखो, जब गांव से लोग पलायन करके शहरों की तरफ आएंगे, जनसंख्या शहरों की ज्यादा हो जाएगी, तो बताओ ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पहले से ज्यादा शोर होगा कि नहीं होगा? पहले से ज्यादा पानी खर्च होगा। पहले तो 50-60 ही घर थे कॉलोनी में, अब 1,500 घर हो गए, तो पानी अब ज्यादा खर्च हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, पहले साफ सुथरा था वातावरण कस्बे के आसपास का, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है तो आप बताइए, ये वायु दूषित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, गंदगी ज्यादा फैलेगी, झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहने लग जाएंगे। इसके बावजूद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, शोर अधिक होगा। जब आकार बड़ा हो जाएगा कस्बे का,
नगर का, शहर का आबादी ज्यादा हो जाएगी। पहले तो एक मंजिल के मकान थे, अब दूसरी मंजिल पे हो गए, फिर तीसरी मंजिल पे भी हो गए, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, सातवीं मंजिल, ऊपर चलते चलो, ऊपर चलते चलो, 30-30, 40-40 मंजिल तक के मकान बनेंगे और उनमें लोग रहेंगे। तो बताओ ध्वनि प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं? ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, लोग तनाव में रहेंगे। इसके साथ साथ और क्या होगा? और इसके साथ साथ जो हमारे पहले उद्योग थे, जो फैक्ट्रियां थी, हमारी फैक्ट्रियां जो शहरों की तरफ लग गई थी, जो शहरों के पास में लगी हुई थी, और बहुत सारी फैक्ट्रियां शहरों की तरफ आ रही थी। फैक्ट्री कहते हैं कारखाना, कारखाना जो शहर के पास होना चाहिए था। अब कारखाने के आसपास जब कॉलोनियां बस जाएंगी तो कारखाना, एक और कारखाना लगाना है हमको, उसको कहाँ लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ने। कारखाने से जो गंदा जल निकलता है उसको कहाँ ले जाएंगे? बगल में तो बिल्कुल कॉलोनी बसी हुई है, कारखाना चलेगा बुरादा बहुत उड़ेगा, वायु जहरीली हो जाएगी, जहरीली गैसें निकलेंगी, ये सारी की सारी माने मस्तिष्क के लिए हमको नुकसान पहुंचाएंगी, आघात पहुंचाएंगे। तो ये विकट समस्या है नगरीकरण की समस्या। नगरीकरण की समस्या कैसी समस्या है? विकट समस्या है। हमको इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गांव में जो लोग रहते थे, जो गांव में रहते थे, उनके लिए शुद्ध हवा मिलती है, गांव में पानी मिलता है शुद्ध, वातावरण ठंडा होता है, मौसम बड़ा सुहावना होता है, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, सुबह शाम खेतों में काम करते हैं, खूब बढ़िया अच्छे तरीका से जीवन यापन करते हैं, शुद्ध भोजन मिलता है। शाकाहारी वालों के लिए तो साग सब्जियां मिलती हैं गाँव में ताजा। शहरों में न साग सब्जियां ताजा मिलेंगी, न पानी ताजा मिलेगा। पानी आएगा तो किसका आएगा? नल का पानी आएगा, टंकी का पानी आएगा, या फिर बोतल का पानी पिएंगे हम, बोतल में से लेकर के, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, घुटन की जिंदगी जीते हैं लोग बाग हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये नगरीकरण की समस्या है, वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है। हमको समझने के लिए तो ये है, लेकिन आगे ध्यान क्या रखना है कि लोग बाग ज्यादातर जो पलायन करते हैं वो करते हैं रोजगार के लिए। किसके लिए? रोजगार के लिए। फैक्ट्रियां, कारखाने, जितने भी ये उद्योग हैं, ये ज्यादातर नगरों में ही हैं, शहरों के पास ही हैं। तो हमको ध्यान कहाँ देना है कि जितने भी ये फैक्ट्री और उद्योग हैं जो शहरों के पास लगते हैं या शहरों के पास इनका निर्माण होता है, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना है। हमको कहाँ लगाना है? ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री लगानी है, कारखाना लगाना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना है, जिससे कि गांव के लोग वहीं के वहीं अपना रोजगार का काम करने लग जाएं, खेती में काम करने लग जाएं, कच्चा माल को उगाने लग जाएं, लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा। तुम बताओ, जब उद्योग गांव में ही लगने लग जाएंगे तो फिर गांव के लोग पलायन करके शहरों में नहीं आएंगे ने, नहीं आएंगे ने। और जब शहरों में नहीं आएंगे भैया, तो फिर आप ही बताओ, ये नगरीकरण की जो समस्या है, इससे छुटकारा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ने। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये आपको बता दिया था। अब अगला जो इसके पाठ है वो है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति क्या है, इसको देखेंगे। जनसंख्या
जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति, भैया जनसंख्या नीति क्या है? देखो, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। जनसंख्या में तेजी से क्या हो रही थी? वृद्धि। हमको करना क्या है? देखो, हमको जनसंख्या पर रोक नहीं लगाना है। भाई जनसंख्या पर थोड़ी रोक लगेगी, जनसंख्या पर रोक कैसे लग जाएगी? बाकी इसकी ये जो वृद्धि है ना, वृद्धि, इस वृद्धि दर को कम किया जा सकता है। जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जा सकती भाई, इसकी वृद्धि दर को क्या किया जा सकता है? कम। और जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का जो प्लान है वो जनसंख्या नीति में है। वो किसमें है? जनसंख्या नीति में है। तो कैसे कैसे है सा? देखो सा, देखो, पहले शिशु मृत्यु दर अधिक थी। शिशु मृत्यु दर अधिक थी, पहले अधिक थी। देखो, बच्चे जन्म लेते थे 1000, कितने? 1000, और मर जाते थे 350, 400, इतने मर जाते थे। तो लोग बागों की नीति हो गई परिवार को बढ़ाने की कि कम से कम 6-7 बच्चे पैदा करो, आधे मर जाएंगे तो 2-3 तो रह ही जाएंगे उनमें से। और किसी के एक ही बच्चा है सर, और वो भी मर गया, तो फिर बताओ, उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो उन्होंने नीति अपनाई थी कि वह ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय बीमारियां, महामारियां बहुत थी। प्लेग की महामारी चल रही थी, चेचक की चल रही थी, ऐसी पोलियो की भी बीमारी चली थी। ये बीमारियां ऐसी थी, इनसे अचानक ही बच्चे की मृत्यु हो जाती, इनका कोई इलाज भी नहीं था। इस वजह से हमारा समाज पहले जनसंख्या बढ़ाने की तरफ ज्यादा जोर देने लग गया। हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? जो नीति बनाई गई है, सन 2000 में नीति बनाई गई थी। सन 2000 में नीति बनाई गई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। सावन, निःशुल्क शिक्षा देंगे सर। देखो, जब 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे तो हर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा नहीं। हर कोई बच्चा शिक्षित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर कोई बच्चा क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा। जब 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी तो मृत्यु दर कम होगी। मृत्यु दर क्या होगी? कम होगी। सन 2000 में नीति बनाई थी ये, मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे तो मृत्यु दर हो जाएगी कम। ठीक है साहब? और जब मृत्यु दर कम हो जाएगी तो भैया शिशु मृत्यु दर भी कम हो मृत्यु दर कम हो जाएगी, शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। ठीक है? इसके बावजूद विभिन्न जो महामारियां चलती थी, पहले मैंने बताई थी, चेचक है और ये तुम्हारी प्लेग है और पोलियो है, इससे एक और इसमें बिंदु जोड़ा गया, टीकाकरण। देखो, जब टीकाकरण होगा, इनके टीके लग जाएंगे, वैक्सीन आ जाएगी। अब कोरोना चल रहा है, बहुत लोग मर गए था, सोच रहे हैं लोग बाग भाई कम से कम मरे,
तो जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, टीकाकरण होने लग जाएगा, तो उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, फिर कोरोना नहीं आएगा कभी भी मरेंगे नहीं हम। ठीक है। एक और काम किया था साहब, जो लड़कियां थी ना, लड़कियां उनकी शादी की आयु निश्चित करना, और वो कितनी थी? 18 वर्ष। पहले देखो 12 वर्ष की लड़की की शादी करते थे, 10 साल की 6 साल, ऐसे बाल विवाह ऐसा था। कभी तो 2-3 लड़की की शादी करी है, पहली लड़की की उम्र 14 साल है, दूसरी की 8 साल है, तीसरी की क्या तो 6 साल की है, वही की शादी कर दी है सर। तो जब इनकी उम्र शादी के लायक होती थी, 18 वर्ष के लगभग होती थी, जब तक तो एक 2 बच्चे की माँ हो जाती थी। फिर जब तक इनकी 40-45 साल की उम्र होगी, जब तक इनका 8-7 बच्चे हो जाते थे। तो इस पर रोक लगाई गई, निश्चित कर दिया 18 वर्ष की आयु में हम लड़की की शादी करेंगे, जब तक उसको शिक्षा देंगे, टीकाकरण होगा। जब शिक्षित हो जाएंगे बच्चे, 18 साल के पढ़ लिख जाएंगे 10-12 क्लास तक, तो उनको ज्ञान हो जाएगा कि हमको जनसंख्या पर इस पर जो वृद्धि हो रही है, इस पर थोड़ी रोक लगानी है, इसको कम करना है वृद्धि को। ठीक है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए थे, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को थोड़ा कम किया जा सके। नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था। ठीक है। और दुनिया भर की ये छोटी मोटी ऐसी गोलियां थी जिनको टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं, मालाडी वगैरह है। ठीक है। तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम। अब एक टॉपिक रह गया तुम्हारा, राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान की जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति। देखो, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। कितना बड़ा भूभाग है, कैसे कैसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाका है, कहीं मरुस्थली इलाका है, कहीं मैदानी इलाके हैं, नदियों का भी क्षेत्र है। ठीक है। ये तो है। सामाजिक समाज कैसे हैं, गांव में रहते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली है, आर्थिक स्थिति, कमाने खाने का क्या धंधा है, हस्तशिल्प है, पशु पालते हैं, दुग्ध का व्यापार करते हैं, अनेक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ठीक है। तो देखो, हमारे राजस्थान ने भी जनसंख्या वृद्धि का जो चुनौती थी उसका सामना किया है, और राजस्थान सरकार ने नीति बनाई है। और वो नीति क्या है कि नियमित टीकाकरण अभियान, शिशु स्वास्थ्य पोषण, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। देखो, नियमित टीकाकरण, महिलाओं जब गर्भवती होंगी तो उनका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद टीकाकरण होगा। गांव गांव नर्स, तुम्हारे स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे, वो उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, टीका लगाएंगे, जिससे कि वो माँ भी ठीक रहे और उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा भी ठीक रहे। ठीक है सर। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई आधे साल का है, उन बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य से संबंधित पोषण तत्व जो आता है ना, पंचामृत वगैरह से आता है, पंजीरी जैसी आती है, गांव में बांटते हैं ना, वो नर्स और आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ता, वो दिया जाता है, जिससे कि उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ होता है, उन बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे और उनका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है। और गर्भवती महिलाओं के लिए टीका मैंने बता दिया। और यदि कोई जरूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य कर्मचारी, जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो, उनको आयरन की गोली वगैरह है, प्रोटीन कैल्शियम की गोली, ऐसी समय समय पे भिजवाती रहती और बांटती रहती। ठीक है। ये कार्यक्रम चलाया गया है अपने राजस्थान सरकार के द्वारा। ये पार्ट तुम्हारा यहीं कंप्लीट हो गया। अगला है परिवहन तथा संचार के साधन, और इसको पढ़ाएंगे कल।